नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज वाजपेयी और आप देख रहे हैं द टीएनएस शो। और इस शो की खास बात ये है कि हम आपको बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं मार्केट और दुनिया की दूसरी खबरों को लेकर के। जब से जीएसटी का ऐलान हुआ है, मार्केट में एक रौनक सी लौटी है। लेकिन अभी भी टैरिफ का एक डर या कहें अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में इंडियन मार्केट पर अब क्या व्यू बनाना चाहिए, इसको समझने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान अमेरिका से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, गौतम वेद जी, जो बहुत जाने-पहचाने चेहरे हैं और इनकी एक किताब दुनिया भर में नंबर 1 ट्रेंडिंग कर रही है। तो आई होप कि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका नाम और लिंक्स डाल दूँगा, तो आप उसको पढ़िएगा। और गौतम जी, हमारी दूसरी मुलाकात हो रही काफ़ी दिन बाद। लेकिन मैं ये श्योर हूँ कि आप वहाँ से बैठ के बड़ी पैनी नज़र से हमारे बाज़ार को देख रहे होंगे। तो कैसा चल रहा है भारतीय बाज़ारों में, आपको क्या लग रहा है? जीएसटी का ऐलान जो हुआ है, क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है? देखिए नीरज जी, पहली बात धन्यवाद अपने शो पे मुझे बुलाने के लिए। और देखिए इंडियन मार्केट अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़े हैं, क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखें, क्योंकि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पे 50% टैरिफ लगाए हैं, तो वो एक ग्लोबली का ओवरहैंग है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिकली देखें, मैक्रो काफी चीजें अब अलाइन कर रही हैं फॉर अ मोर ड्यूरेबल अप साइकिल इन द इंडियन इक्विटी मार्केट। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहली बात, बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम नो टैक्स, तो वो एक स्टिमुलस आया फिस्कल फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। उसके बाद आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर कट्स के थ्रू मॉनेटरी ईजिंग भी काफी कर दी है, तो मॉनेटरी स्टिमुलस भी आ गया इकोनॉमी में। और अब इतना बड़ा जीएसटी कट जो प्रपोज किया है, अगर जीएसटी कमेटी ने इसको पास कर दिया, तो उससे भी कंजम्पशन को काफी बूस्ट मिलेगा। तो ये तीनों फैक्टर्स को अगर आप जोड़ें, और इंडिया प्राइमरीली डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन, तो कंजम्पशन को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है फ्रॉम ऑल दीज मेजर्स। तो इसलिए क्या हो रहा है, मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड हो गया है। ग्लोबली हेडविंड आई है, लेकिन डोमेस्टिकली स्टिमुलस मॉनेटरी फिस्कल मिले जा रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में एक रेंज बाउंड हो गया है। और रेंज बाउंड मार्केट्स अगर पिछले 12 महीने को देखिए, निफ्टी बेसिकली जीरो रिटर्न दिया है और मिड कैप स्मॉल कैप भी फ्लैट है। बट रेंज बाउंड मार्केट्स ही स्टॉक पिकर्स के लिए सबसे बेहतरीन बाजार होते हैं, बिकॉज ये वो समय है जब आप अल्फा क्रिएट कर सकते हैं। देखिए बुल मार्केट में तो सब गधे घोड़े भागते हैं और उसमें बीटा का चलन रहता है, बट साइडवेज मार्केट ये एक ऐसा समय होता है जब अच्छे फंड मैनेजर्स, अच्छे इन्वेस्टर्स अपने क्लाइंट्स और अपने लिए अल्फा क्रिएट कर सकते हैं। और ये समय है, जस्ट पुट योर हेड डाउन, गेट टू वर्क, रिसर्च कीजिए बहुत। ये अभी हाल ही में जो Q1 FY26 था, एक एवरेज क्वार्टर था, लेकिन उसके अंदर भी अक्रॉस इंडस्ट्रीज अगर आप एक एक इंडस्ट्री को पकड़िए, एक कुछ आउटलायर्स निकले हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। फॉर एग्जांपल, नॉट अ इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, और ये स्टॉक हम अपने पीएमएस में होल्ड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे पेंट्स इंडस्ट्री में आप देखिए, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम बिग कॉन्ग्लोमरेट्स, काफी बड़े प्लेयर्स के रिजल्ट्स कुछ खास नहीं आए, वीक ही आए थे। लेकिन इस पूरे इंडस्ट्री में जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं आई, एक प्लेयर था सिरका पेंट्स, जिसने शानदार रिजल्ट्स रिपोर्ट किए और मार्केट ने उसके स्टॉक को बेहतरीन रिवॉर्ड किया और स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है इवन इन सच अ रेंज बाउंड मार्केट। सो आपको हर एक सेक्टर में इस टाइम में रिसर्च करके ये पता लगाना है टॉप 2 to 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर्स कौन से हैं। एंड आफ्टर यू हैव अंडरस्टूड द ग्रोथ पैटर्न ऑफ दोस प्लेयर्स, उसकी उनकी बैलेंस शीट को देखिए, उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को देखिए, इनसाइडर ओनरशिप को देखिए, ये भी देखिए कोई शेयर्स प्लेज तो नहीं है। एंड वंस द बेसिक हाइजीन फैक्टर्स आर सेट, आर बेसिकली चेक्ड ऑफ, उसके बाद अगर वैल्यूएशन सब कंफर्टेबल हैं गिवन द ग्रोथ पैरामीटर्स, तो आप उन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके नेक्स्ट बुल रन के लिए अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। गौतम सर, मैं इससे पहले कि थोड़ा माइक्रो में जाऊं, एक मैक्रो क्वेश्चन है कि जो लेटेस्ट डेटा दिखा रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ भी स्लो डाउन हुई है हर सेगमेंट की, चाहे वो इंडस्ट्री की हो, पर्सनल हो, ऑटो सेक्टर की हो। और लोगों की इनकम में उतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। वेज ग्रोथ जो कॉर्पोरेट्स के, उसमें भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। तो क्या ये मानना चाहिए कि, और Q1 के रिजल्ट्स भी कोई बहुत खास नहीं रहे, ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस है? यहाँ से मतलब जो जो बुरा होना था वो हो गया इस क्वार्टर में, यहाँ से ऊपर की तरफ रुझान जाएगा, या आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा पीरियड है कंसोलिडेशन का और चलेगा? जी, आपने एकदम सही बोला, ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस चल रहा है, अभी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में है। लेकिन जैसे आपने कहा, क्रेडिट ग्रोथ पिछले महीने काफी स्लो रही थी, काफी क्वार्टर्स में सबसे स्लोएस्ट क्रेडिट ग्रोथ रही है। वो इसलिए क्योंकि काफी सारा ओवरहैंग, आरबीआई के प्रीवियस टाइट पॉलिसी का जो ओवरहैंग था वो सिस्टम में प्ले आउट पूरा कर गया है। इसकी वजह से क्या हो गया है, एक फेवरेबल बेस सेट हो गया है। सो इस साल का जो Q1 है, पिछले कुछ क्वार्टर्स और इस क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आए हैं, क्योंकि बेस लो है क्रेडिट ग्रोथ का,
तो अब आप देखेंगे मार्केट डिस्काउंटिंग मशीन है, मार्केट 1 साल पहले की अर्निंग्स ग्रोथ को डिस्काउंट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ से आप देखेंगे बैंक्स और एनबीएफसीज में अपसाइकिल आ सकता है, क्योंकि मार्केट अब ये सोचेगा कि क्योंकि फेवरेबल लो बेस क्रिएट हो गया है, तो अगले साल ईयर ऑन ईयर इस कंपनीज की ग्रोथ अच्छी आ सकती है, अज्यूमिंग की क्रेडिट कॉस्ट कंट्रोल में रहे। तो इसलिए इस क्षेत्र में भी अगेन उन ट्रेड्स पे आप फोकस कीजिए इस डिफिकल्ट टाइम में भी, जिनका क्रेडिट कॉस्ट लो है, जिनका एनपीएस लो है, जिनके एसेट क्वालिटी ठीक रही है, और फिर उनमें अगर आप इन्वेस्ट करें अच्छे वैल्यूएशंस में, तो अगले साल ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की वजह से ग्रोथ तो मिलेगी ही आपको स्टॉक प्राइस में, प्लस वैल्यूएशन री रेटिंग का भी स्कोप है। सो आई थिंक स्लो डाउन के टाइम में ही आपको अच्छे कंपनीज के शेयर्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे, क्योंकि बाद में जब अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे तब तो इंडियन मार्केट बहुत एफिशिएंट है, बहुत जल्दी शेयर्स की री रेटिंग हो जाती है। तो आपको इसलिए ये वक्त का, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एक वक्त है, पुट योर हेड डाउन, गेट टू वर्क, अच्छा रिसर्च करके अच्छा बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का। ये बड़ी आपने अच्छी बात कही कि इंडियन मार्केट ना बहुत तेजी से अपना व्यू चेंज करता री रेटिंग हो जाती है। और अब तो एल&टी के चेयरमैन भी कह रहे हैं कि कैपेक्स शुरू हो चुका है। कई सारी रिपोर्ट्स भी आई जहां पे कैपेसिटी फुल हो गई, तो प्राइवेट कैपेक्स भी बढ़ता दिखेगा। अब मैं आता हूं उस पे जहां पे जीएसटी की वजह से, चूंकि इसको बहुत सारे लोग, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि न्यू नेक्स्ट जनरेशन चेंज है जीएसटी में, और बहुत सारी लिस्ट चल रही मार्केट में, तरह तरह की खबरें चल रही कि 2 रेट होंगे, 5%, 18%, तो बहुत सारी चीज सस्ती होंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको कौन से बेहतरीन सेक्टर दिखते हैं जहां पे आपको लगता है कि जीएसटी एज ए होल और स्टॉक पिकर्स के लिए गेम चेंजर हो सकता है? देखिए पिछले कुछ साल से आप देखिए कंज्यूमर स्टॉक्स काफी अंडर परफॉर्म किए हैं, क्योंकि ग्रोथ स्लो डाउन हो गई थी। इंडियन कंज्यूमर्स बेसिकली स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे आपने शुरू में कहा था कि वेज ग्रोथ हैज बीन एनेमिक, इनकम्स इतनी बड़ी नहीं है, तो इसलिए सरकार भी इस बात से, यू नो, गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इसलिए उन लोगों ने ये स्टिमुलस प्रपोज किया है टू गिव सम रिलीफ टू द मिडिल क्लास ऑफ इंडिया। सो एक तो कंज्यूमर कंपनीज में आप फोकस कर सकते हैं, उनको बूस्ट मिलेगा। दूसरा, मैंने थोड़ा देर पहले बात किया था अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ फेवरेबल लो बेस। ये साल अगर आप देखिए अप्रैल में जून क्वार्टर हैज बीन अ वॉश आउट फॉर एसी कंपनीज, एयर कंडीशनिंग कंपनीज के लिए वॉश आउट रहा है ये साल। तो बहुत खराब अर्निंग्स आए हैं, बहुत लो बेस है अर्निंग्स का इन कंपनीज के लिए। लेकिन अगर 28% से एसी पे जीएसटी 18% हो जाता है और डिमांड पिकअप करती है एसी इंडस्ट्री में, तो अगले साल आप फिर से देखेंगे कि काफी अच्छा बूस्ट मिल सकता है। सो वोल्टास, ब्लू स्टार, एम्बर एंटरप्राइजेस, जो भी एंसिलरीज हैं एसी इंडस्ट्री में, उनको अभी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यूएशन समझ में आए तो वो भी अगले साल आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब ये आपको सेक्टर बाय सेक्टर जाना पड़ेगा जहां पे बेस फेवरेबल है, और जहां पे इसी इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट डेल्टा, द रेट ऑफ चेंज। जहां पे सबसे मैक्सिमम पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज आ सकता है, वहीं पे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, बनते हैं। जो कंपनीज ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं वहां से आपको कंपाउंडिंग स्टोरीज मिलती हैं। लेकिन जहां पे आपको अर्निंग्स की कंपाउंडिंग अलॉन्ग विद वैल्यूएशन रीरेटिंग मिले, वहां पे आपकी मल्टी बैगर्स बनते हैं। तो अभी समय है कि आप ट्राई टू लुक फॉर मल्टी बैगर्स, बिकॉज ये जो चेंज अगर आ गया जीएसटी का, काफी बड़ा रेट ऑफ चेंज होगा, और काफी कंपनीज के मार्जिन एंड सेल्स एकदम डिप्रेस्ड हैं कंज्यूमर क्षेत्र में, कंजम्पशन क्षेत्र में। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है उनके शेयर प्राइसेस में, लेकिन आपको बॉटम अप स्टॉक पिकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। और ये टू व्हीलर इंडस्ट्री जो बहुत दिनों से स्लगिश है, हालांकि आप सोमवार को देखें तो क्या जबरदस्त तेजी ऑटो सेक्टर में थी। मारुति जैसे बड़े बड़े स्टॉक 10-10% की रैली दिखा रहे थे, तो वहां तो मतलब प्री दिवाली शॉपिंग चालू कर दी लोगों ने। हाँ जी, मारुति के स्टॉक में बड़ा अच्छी खासी छलांग आई थी, लेकिन मारुति हैज बीन अनेबल, देखिए वो ना ही एसयूवी में ज्यादा तरक्की कर पाए, ना ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा तरक्की कर पाए। तो फोर व्हीलर क्षेत्र में अगर आप देखिए, विच इज द कंपनी विच इज रूलिंग द रूस्ट राइट नाउ, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिकॉज उनकी वो एसयूवी में डोमिनेंस दिखा रहे हैं इंडिया में। तो इसलिए अगर आप उनके पिछले कई महीनों से मंथली सेल्स डेटा जो आता है, अगर आप देखें, सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल्स डेटा किसका आ रहा है? महिंद्रा एंड महिंद्रा का। सिमिलरली लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में फोर्स मोटर्स को देखिए, ये स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है, ये हम स्टेलर वेल्थ पीएमएस में होल्ड नहीं करते दोनों स्टॉक्स को, बट एक तरीका आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप बस सिंपली मंथली सेल्स डेटा ट्रैक करें जहां पे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है ईयर ऑन ईयर, आपको वहीं से समझ में आ जाएगा कि कौन से क्षेत्रों में अभी ऑटो इंडस्ट्री में तेजी आ रही है। एसयूवीज है और एक लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है, तो इन दोनों स्टॉक्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर इनमें भी जीएसटी कटाया तो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे थे, यहाँ से इनको और भी बूस्ट मिल सकता है। तो टू व्हीलर्स में बेसिकली अभी बहुत सालों से, अगर आप इंडस्ट्री पूरे इंडस्ट्री का वॉल्यूम देखिए पिछले 10 साल में, ज्यादा ग्रोथ टू व्हीलर्स में आई नहीं है। होपफुली टू व्हीलर्स में कुछ ग्रोथ आए, लेकिन आई थिंक आई एम मोर बुलिश एंड पॉजिटिव
on the SUV space and the four wheeler space compared to the two wheeler space, because ये इंडिया बहुत एस्पिरेशनल सोसाइटी बनते जा रही है, लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए, एसयूवी चाहिए, प्रीमियमाइजेशन ऑफ ऑटोज बहुत बड़ा थीम है। तो अगर आप लुमैक्स ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस जैसे कंपनीज देखें जो प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के लिए इंडायरेक्ट प्लेस हैं, अगेन ये दोनों स्टॉक्स हम होल्ड नहीं करते अपने पीएमएस में, लेकिन ये आपको समझा रहा हूँ कि भाई अगर आप बड़ा ट्रेंड पकड़े हैं और अगर आपको वैल्यूएशंस कंफर्टेबल लगे तो काफी आपको अच्छे स्टॉक पिक्स मिल जाएंगे इंडियन बाजार में। वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे लोगों को ये डिस्क्लेमर याद रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। गौतम जी, एक चीज आपने देखी होगी कि रूरल इनकम इस डिप्रेस इकोनॉमी में भी ठीक ठाक रिवाइवल हो रहा था, और तमाम एफएमसीजी कंपनीज, इवन नेस्ले और एचयूएल भी अपनी कमेंट्री में बोलते थे कि रूरल इनकम बढ़ रही है, रूरल में थोड़ी सी ग्रोथ दिख रही है, अर्बन थोड़ा सा स्लगिश है। तो रूरल को तो डबल धमाका है वहां, तो मतलब काफी ज्यादा, अब तो एक तो जीएसटी कट का भी फायदा मिल रहा है और वैसे भी वहां पे ग्रोथ दिख रही थी। तो रूरल थीम वाले स्टॉक में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। देखिए, अगर आप रूरल अपॉर्चुनिटीज खेलनी है तो देखिए, आपने टू व्हीलर्स कहा, टू व्हीलर्स बेसिकली कंपनीज को बेनिफिट मिलता है जब रूरल इंडिया अच्छा करता है, क्योंकि रूरल इंडिया में टू व्हीलर कंजम्पशन ज्यादा है। प्लस ट्रैक्टर्स को अगर आप देखें, एस्कॉर्ट्स को देखिए, आप स्वराज इंजिन को देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर जो ट्रैक्टर सेगमेंट जो बहुत स्लगिश था बहुत सालों से, वहां से भी एडिशनल किक मिल जाएगा कंपनी को, तो वहां से और ग्रोथ बढ़ जाएगी। तो हर बेसिकली अब जैसे अगर रूरल इकोनॉमी में अपसाइकिल आता है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जिनकी बहुत खराब पिछले कुछ क्वार्टर्स रहे हैं, वहां पे भी अपसाइकिल आ सकता है, क्योंकि अगर इनकम्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी तो डिफॉल्ट्स कम होंगे। तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर आल्सो अ गुड वे टू प्ले रूरल साइकिल रिकवरी। तो और अगर आप इन कमेंट्री में देखिए माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, वो सब बोल रहे हैं कि द वर्स्ट इज ऑलमोस्ट बिहाइंड अस। तो जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए जिसका माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर है, या प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को देखिए जो बोल रहे हैं कि काफी हद तक एसेट क्वालिटी में जो खराब होना था हो गया, अगेन फेवरेबल बेस क्रिएट हो रहा है। और अगर वैल्यूएशन पर सस्ते में मिले आपको ये वन टाइम प्राइस टू बुक में, तो जब इंडस्ट्री अपसाइकिल आएगी तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ के साथ वैल्यूएशन री-रेटिंग मिलेगी। देखिए, मोस्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट नीरज जी सिक्लिकल, समझिए, हम ट्रैक्टर्स की बात कर रहे हैं, रूरल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं, ये सारे सिक्लिकल इंडस्ट्रीज एंड सिक्लिकल क्षेत्र हैं। आपको एज एन एक्टिव स्टॉक पिकर क्या करना है, जब इंडस्ट्री कंप्लीटली बॉम्ड आउट हो गई है, खराब समय से गुजर रही है, तो उस इंडस्ट्री में से अच्छे जो आपको लगते हैं अच्छे प्लेयर्स जो सर्वाइव कर जाएंगे, जो अपसाइकिल में अच्छा करेंगे, उनको रखिए एज पार्ट ऑफ योर टैक्टिकल एलोकेशन इन योर इक्विटी पोर्टफोलियो। एंड बैलेंस पोर्टफोलियो जो है उसमें आप अपने लॉन्ग टर्म कंपाउंडर्स रखिए, हाई क्वालिटी बिजनेसेस फ्रॉम मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस भी रखिए। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन गया है, एक पार्ट आपको कंपाउंडिंग दे रहा है, दूसरा पार्ट आपको अल्फा क्रिएशन का मौका दे रहा है। तो एक जैसे ही एक साइकिल अप साइकिल खत्म होने को आने वाली है, तो आप उससे एग्जिट करके दूसरे इंडस्ट्री में री एंटर कीजिए जहां पे अप साइकिल अब शुरू होने वाली है ना, क्वार्टर और टू। बेसिकली दिस इज हाउ यू जनरेट अल्फा ओवर टाइम फॉर योरसेल्फ एंड योर क्लाइंट्स। अच्छा गौतम, एक बहुत चर्चा आजकल चल रही है, वो ये कॉन्टेक्स्ट है कि टैरिफ का भी पता नहीं क्या होने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जिनका एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट में है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, इनका काफी हिस्सा रेवेन्यू का एक्सपोर्ट से आता है, उनसे अभी दूर रहना चाहिए। और कुछ कुछ जगहों पे नेगेटिव खबरें आ जाती, जैसे सोलर पैनल बनाने वाली कंपनीज पे खबर आई कि यूएस में इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दिया है। अच्छा, उनको चिप भी इंपोर्ट करनी है, सोलर सेल भी ला, तो बड़ा एक दिक्कत वाली बात है। तो जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हैं, लेदर हो गया, टेक्सटाइल होगा, ज्वेलरी हो गया, इनमें अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी ठीक रहेगी? हाँ जी, एकदम। इनफैक्ट ऑल द सेक्टर्स यू मेंशन, टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एनी नॉन फार्मा एक्सपोर्ट्स, इनसे अभी आई थिंक एक्सपोजर कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए न्यूज़ फ्लो को, अभी हाल ही में यूएस डेलीगेशन जो इंडिया भी आने वाली थी, उन्होंने अपना ट्रिप कैंसिल कर दिया है। तो आई थिंक अब काफी ये लंबा टन सकता है ये यूएस और इंडिया का टैरिफ टेंशन का मामला। तो except pharmaceuticals, for any other company which is exporting to the US, I would lower my exposure. At the same time, अगर आप ब्रॉडली बोलेंगे कि सारे एक्सपोर्ट कंपनीज को अवॉइड करो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि कुछ कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स या फ्लेवर्स एंड फ्रेग्रेंसेस कंपनीज है, फॉर एग्जांपल प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल, ये हमारे स्टेलर वेल्थ पीएमएस पोर्टफोलियो में भी हैं, ये प्राइमरीली यूरोपियन कस्टमर्स को केटर करती हैं। तो सिंस यूएस से एक्सपोजर कम है, तो इवन दो इट्स प्राइमरीली एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनी, स्टिल हम इसको अपने पीएमएस पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं। इसके पहले हम एक स्टॉक होल्ड करते थे गोल्डियम इंटरनेशनल, वहां पे 90% एक्सपोर्ट रेवेन्यू यूएस मार्केट से अकेले आता था, जहाँ पे हैवी टैरिफ लग गया है, तो हमने उस स्टॉक को बेच के एक नई अपॉर्चुनिटी में हाल ही में इन्वेस्ट किया है। तो
इसलिए ये समय है टू रीजिग योर पोर्टफोलियो एंड मेक इट मोर ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग इन क्वालिटी। और जहां आप जितना कम भी यूएस एक्सपोजर रखे उतना अच्छा, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं हो रहा है। अगर आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड पॉलिसीज, वो अपने सारे जो सबसे नजदीकी अलाइज भी हैं, यूरोप हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कनाडा हो, सब पे भारी भरकम टैरिफ लगा रहे हैं। 15% भी कोई कम टैरिफ नहीं होती है, हर देश पे वो टैरिफ लगा रहे हैं। इंडिया पे तो बस ये आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक है ताकि रशियन ऑयल इंडिया खरीदना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप आज की खबर पढ़े, इंडिया का तो बल्कि इंपोर्ट बढ़ गया है रशियन ऑयल का। यस। तो इंडिया क्यों कर पाया? क्योंकि इंडिया, रशिया, चाइना, यूएस, इन चारों देशों में खास बात क्या है? ये चारों देश मिलिट्रीली इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए वो अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चला पाते हैं। लेकिन बाकी देश, फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, जिसके पास यूएस की सिक्योरिटी अम्ब्रेला जो इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं अमेरिका के ऊपर, इसलिए वो अपना स्ट्रांगली रिटेलिएट कर नहीं पाते हैं। इंडिया कर सका क्योंकि इंडिया के पास इंडिपेंडेंट मिलिट्री है। ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक दिस इज, इन द लॉन्ग रन दिस विल होल्ड अस इन वेरी गुड स्टेट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने रखा है, इसको अंडरलाइन करना चाहिए कि जिसकी मिलिट्री इंडिपेंडेंट है भारत जैसे देश की, वो थोड़ा सा मसल पावर अपनी दिखा सकता है कि हम झुकेंगे नहीं, डील करेंगे। एक एक शब्द आपने कहा कि फार्मा को छोड़ के, लेकिन फार्मा में बीच बीच में बहुत धमकी देते रहते हैं कि 250% कर देंगे, जेनरिक में ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो फार्मा कितना इंसुलेटेड है या कितना वल्नरेबल है? मुझे लगता है बिकॉज ये एक लाइफ सेविंग इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। यूएस में अगेन ये हेल्थ केयर बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और एजेड पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो मुझे लगता नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प लोगों की जिंदगी के संग कोई खिलवाड़ करेंगे। वो बिजनेसमैन इंडस्ट्री से संग थोड़ा शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो लोगों की, जहां तक लोगों की जान का सवाल है या लोगों की जिंदगी का सवाल है, उसके संग कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे। इसलिए मेरा अनुमान है कि फार्मास्यूटिकल्स को टैरिफ से काफी हद तक बाहर रखा जाएगा। सेमीकंडक्टर्स पे हाँ, आई थिंक टैरिफ लगाया जा सकता है। वो बिकॉज देखिए, अगर आप अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, वो जो कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव गलत नहीं कर रहे हैं। देखिए यूएस ने पिछले, देखिए सिंस ईयर 2000 टू 2025, 25 सालों में $6 ट्रिलियन से $37 ट्रिलियन का डेट हो गया अमेरिका का। उसके बदले में यूएस को मिला क्या? बेसिकली पूरा मैन्युफैक्चरिंग बेस हॉलो हो गया, पूरा मैन्युफैक्चरिंग इसने आउटसोर्स कर दिया, सारा ऑफशोर मैन्युफैक्चरिंग करके यूएस के कॉर्पोरेट्स के मार्जिन तो बढ़ गई, लेकिन यूएस बहुत वल्नरेबल हो गया, नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन गया ये। और ये यूएस ने कब एहसास किया, रियलाइज कब किया? कोविड के बाद। कोविड के बाद यूएस ने रियलाइज किया कि अगर कोई एक काइनेटिक वॉर होता है विद चाइना, इफ चाइना अटैक्स ताइवान और चाइना के संग कोई काइनेटिक वॉर होता है, हमारे पास तो वेपन्स बनाने के लिए मटेरियल्स नहीं है, हमारे पास दवाई बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स के लिए रॉ मटेरियल नहीं है, हमारे पास बेसिकली यूएस के पास मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कुछ भी नहीं है आज के दिन। 10% ऑफ जीडीपी इज मैन्युफैक्चरिंग इन द यूएस, बहुत ही कम है। डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं यूएस टू री इंडस्ट्रियलाइज, तो इसलिए आप देखिए नियर शोरिंग बंद, फ्रेंड शोरिंग बंद, अब सब कुछ री शोरिंग है, सब कुछ ऑन शोरिंग चल रही है बेसिकली यूएस के अंदर ही। तो यूएस अब चाहता है कि सब कुछ कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चर करे। ऑब्वियसली हायर लेबर कॉस्ट की वजह से इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ेगी, यूएस कंज्यूमर को पिंच महसूस होगा, इससे रिसेशन भी आ सकता है यूएस में इन द शॉर्ट रन। लेकिन लॉन्ग टर्म नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से यूएस जो कर रहा है वो गलत नहीं है। दे हैव टू मेक देमसेल्व्स इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट, ताकि फ्यूचर में एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू नहीं बन जाए अमेरिका के लिए। तो ये शॉर्ट टर्म, ये बहुत ही फंडामेंटल चेंज है इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टर्स जो हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, जो अवेयर नहीं है हिस्ट्री में, हाउ डज हिस्ट्री प्ले आउट इन सच सिचुएशंस, उनको डेफिनेटली थोड़ा फाइनेंशियल मार्केट हिस्ट्री पढ़ के समझना चाहिए कि इन सब साइकिल्स में which asset classes tend to do better and which asset classes to avoid in an inflationary world. करेक्ट। एक सेक्टर और है गौतम जी, जो बहुत ही इंडिया का सेलिब्रेटेड सेक्टर है और इस समय वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। आप समझ गए होंगे, मैं IT. आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ। उसको शायद ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बिजनेस करा जाए, रीओरिएंट करें, क्या करें, बहुत मुश्किल के दौर में है। कंपनियां मानती नहीं है, वो हर बार कहती है कि अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, अगले क्वार्टर में ठीक हो जाएगा, और 10-12 क्वार्टर से वो यही बोल रही है। इंडियन आईटी इंडस्ट्री आपको लगता है कि चौराहे पे खड़ी हुई है? मुझे लगता है नीरज जी, इंडियन आईटी को आपको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। एक है सिंपल आईटी सर्विसेज लाइक एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस। वहां पे उन लोगों ने पिछले 20-25 सालों में सिर्फ शेयर बायबैक्स किए, इनोवेशन आर एंड डी पे कुछ खर्चा नहीं किया, इसलिए वो एआई से अडाप्ट कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन वहां पे आएगा, और
वहाँ पे वैल्यूएशन री-रेटिंग बहुत इमेंस हो सकती है यहाँ से भी। लेकिन जो आईटी प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं, जो ज़्यादा अजाइल हैं, ज़्यादा अडेप्ट हैं टू द चेंजिंग एआई ड्रिवन वर्ल्ड, वहाँ पे अगर आप देखिए मार्केट अच्छा खासा डिफरेंशिएशन कर रहा है, उनके शेयर प्राइसेस कम टूटे हैं और उनकी ग्रोथ अभी भी ठीक-ठाक आ रही है। तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आईटी इंडस्ट्री के अंदर। जो आईटी सर्विसेज हैं, उनको अवॉइड कीजिए। बिकॉज़ वो इनोवेट कर किए नहीं बहुत सालों में और अब नाउ इट्स टू लेट। बट जो प्रोडक्ट कंपनीज़ हैं आईटी में, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, अगेन स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम पीएमएस में होल्ड नहीं करते हैं, बट ये एक उदाहरण टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्ट कंपनीज जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर पा रही हैं एआई ड्रिवन वर्ल्ड में, और जो सर्विसेज कंपनी है वो उनके डी रेटिंग अभी भी कंटिन्यू कर सकती है। और ऑलरेडी अब देखिए इट्स रिफ्लेक्टिंग इन जॉब कट्स। एंड देखिए इंडिया में अर्बन हायर एंड कंजम्पशन कौन करता था? द सैलरीड क्लास, राइट? जो सैलरीड क्लास थी, आईटी इंडस्ट्री उनको हायर करती थी ज्यादातर। एंड वही सब रियल एस्टेट डिमांड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स डिमांड, बहुत सारे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन डिमांड वही ड्राइव कर रहे थे। टीसीएस ने 12,000 एम्प्लॉयज को ले ऑफ किया और आज ओरेकल ने अपने इंडियन वर्कफोर्स में से 10% वर्कफोर्स को निकाल दिया। और भी कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, वो भी वर्कर्स को फायर कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं हम सारा शिफ्ट अपना कर रहे हैं एआई एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, और जो भी एम्प्लॉयज इन दो क्षेत्रों में नहीं है हमारे पास, हम उनको निकाल के उनको एआई से रिप्लेस कर रहे हैं। तो I think the Indian workforce is still not, in IT especially, is not mentally prepared for what's coming. बहुत मास layoffs का potential है in the next 2-3 years, and the pace of change is going to be rapid. आपको अपने आप को upskill करके, now just being a coder is not enough. पहले एक जमाना था जब बस कोडिंग सीख के आप बहुत पैसे कमा सकते थे, अब वो टाइम खत्म। अब आपको बेसिकली अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, अदरवाइज यू कैन हैव अ सीरियस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। बहुत सारे आईटी एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो इनकी 50 लाख की सैलरी है साल की, लेकिन 20 लाख रुपए का ईएमआई साल का। तो सोचिए अगर उनकी जॉब चली गई तो हाउ विल दे सर्विस दोस ईएमआईस? आई थिंक ये बहुत ही फ्लूइड सिचुएशन है, लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, बट एक इसका रिलेटेड इम्पैक्ट काफी सारे क्षेत्रों में आ सकता है अगर ये लेऑफ्स गेन स्पीड इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। तो बहुत ही ध्यान से चलने की जरूरत है आपको। आई नो मैंने अभी कहा था कि कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा फ्रॉम दिस जीएसटी कट्स, इनकम टैक्स कट्स, मॉनेटरी अकोमोडेशन, लेकिन अगर जॉब कट्स हो जाएंगे तो अब जितना भी जीएसटी कट कर लो, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा? तो आपको बहुत ध्यान से इस पूरे इवॉल्विंग सिनेरियो को ट्रैक करना पड़ेगा। ये बहुत चिंता की बात है। 12,000 नौकरी या टीसीएस कह रहा वो ले ऑफ करेगा। अभी तो दूसरे में शुरुआत होनी है और आप कह रहे हैं यहाँ से भी और मैसिव री-रेटिंग हो सकती है उनकी, या डाउनवर्ड जा सकते हैं। तो रियल एस्टेट देखिए, घर वही लोग खरीदते थे जिनकी सैलरीज खूब थी। एसी, कार, फ्रिज, टीवी भी वही खरीदते थे जो आईटी वाले लड़के जो निकल के आते थे, बहुत सेलिब्रेटेड जॉब मानी जाती थी। तो एक मैसिव डिसरप्शन आ सकता है अगर इन्होंने समय रहते नीचे। अच्छा एक चीज बताइए, हम लोग को बहुत ये ढूंढने मुश्किल होती है कि इंडिया में कौन सी कंपनी है जो आईटी में जो प्रोडक्ट बनाती है या एआई इनेबल्ड है, जो एआई पे काम कर रही है। हमको लगता है सारी सर्विसेज में ही है। जैसे आपने एक नाम लिया, नॉट ए रिकमेंडेशन फॉर एनीबॉडी, कि इंटेलेक्ट रहना जो है, इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट कंपनी इंडिया के पास है? अभी आई थिंक कंपनी का नाम एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, बट एक एआई ड्रिवन कंपनी टेक में उसकी लिस्टिंग अभी होने वाली है। उसकी मैनेजमेंट के इंटरव्यूज पिछले कुछ दिनों से यूट्यूब चैनल्स पे और टीवी पे आ भी रहे हैं। तो आई फॉरगॉट द नेम, बट उसका आईपीओ आने वाला है। तो वो भी एक स्टॉक है जिसको आप, अगर आप बस एआई और आईपीओ और इंडिया टाइप करेंगे, उसका कंपनी का नाम आपको मिल जाएगा। तो वो एक प्योर प्ले एआई कंपनी आ रही लिस्ट। बेसिकली सी होता क्या नीरज जी ना, जब भी कोई नया मेगा ट्रेंड आता है ना दुनिया में, या फिर और जब बाद में जब इंडिया में आ जाता है, अब ये हमेशा ही ट्रेंड देखेंगे, उस इंडस्ट्री में से बहुत सारे कंपनीज का आईपीओ आना शुरू हो जाता है, बिकॉज सारे प्रमोटर्स वांट टू कैपिटलाइज ऑन द न्यू वेव, द न्यू ट्रेंड, द न्यू बिग थिंग, क्योंकि वो जानते हैं उनको खूब हाई वैल्यूएशन मिलेंगे इंडियन मार्केट में फॉर हॉट न्यू थीम। तो अगर आप देखोगे अगले 1-2 साल में बहुत सारे एआई रिलेटेड कंपनीज की लिस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी। फ्रॉम द अनलिस्टेड दे विल बिकम लिस्टेड, और आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे एआई थीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट फिलहाल आज के दिन अगर आपको एआई थीम को प्ले करना है, आपको इनडायरेक्टली खेलना पड़ेगा इसको। दुनिया भर में पावर डिमांड इज गोइंग थ्रू द रूफ, ठीक है? तो बेसिकली जो भी पावर और पावर एंसिलरीज जो है, फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स है जैसे स्किपर लिमिटेड ट्रांसमिशन टावर्स बनाती है। ये हमारे पीएमएस में नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर कंपनीज को देखिए, उनमें दुनिया भर में ट्रांसफॉर्मर्स की अभी भी शॉर्टेज चल रही है, क्योंकि जो ग्रिड है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप और यूएस में, वो इतना आउटडेटेड हो गया है कि उसको रीबिल्ड करने के लिए अगेन यू नीड लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो आपको पावर साइकिल को प्ले करना है
फॉर द नेक्स्ट मेनी इयर्स। कंपनीज का अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ी है लेटेस्ट क्वार्टर में, I've never heard them sounding so bullish in a long time. You know, मुझे लग रहा था कि पिछले 2 साल के तेजी के बाद अब वो बोलेंगे कि चीजें स्टेबलाइज हो गई हैं, बट दे आर एक्सपेक्टिंग हाइपर चार्ज डिमांड इवन फॉर द नेक्स्ट 3 to 5 years। तो आपको यहाँ पे मल्टी ईयर ग्रोथ स्टोरीज मिल रही है। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, पावर एंड पावर्ड एंसिलरीज। पावर एंड सर्विस, वेरी इंटरेस्टिंग। एक कंपनी है, नाम मैं भी नहीं ले सकता, वो उस कंपनी ने 6 महीने में मेरे ख्याल में 70-80% की रैली दिखाई है, मतलब सुपर सॉलिड। वो यही पावर के इक्विपमेंट, ट्रांसफार्मर, ये सब चीजें बनाती है। लोग ढूंढे तो मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी, आपने बहुत अच्छी बताई कि नहीं डायरेक्ट मिल रही तो आप पावर के थ्रू प्ले करिए, क्योंकि डेटा सेंटर में बहुत पावर। अभी कल मैं एक खबर पढ़ रहा था ऐसे ही कि यूएस में लोग कह रहे हैं अपनी ईमेल क्लियर करो, आप लोग इतना जो बना के रखे हो ना उससे बहुत पावर खर्च होता है, ईमेल डिलीट करो, डेटा सेंटर पे लोड कम करो। तो पावर की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ रही है। एक लास्ट क्वेश्चन गौतम जी, आपने एक बात बीच में कही थी कि एसेट क्लासेस में भी लोगों को देखना चाहिए कि इन्फ्लेशनरी माहौल में किस तरह के एसेट क्लास में होते हैं। तो कहीं मैंने पढ़ा और कई लोग इस बात की चर्चा भी करते हैं कि हार्ड एसेट की तरफ भी काफी पैसा मूव हो सकता है, क्योंकि यूएस में बॉन्ड की तरफ पैसा नहीं जा रहा, तो मनी फ्लो अभी इक्विटी में है, लेकिन वो हो सकता है निकल के हार्ड एसेट में जाए। तो आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्ड। और गोल्ड और सिल्वर पे जिस तरह से रैली बनी हुई है, बुलिशनेस है, सेंट्रल बैंकर्स बहुत खरीद रहे हैं, इंडिया का तो सदाबहार कंजम्पशन रहता है। क्या गोल्ड वोल्ड जैसी एसेट्स में भी लोगों को नजर रखनी चाहिए? डेफिनेटली जी, इनफैक्ट एट कंप्लीट सर्कल्स टेलेवल पीएमएस हम अपने इन हाउस रिसर्च के बेसिस पे गोल्ड पे बहुत ज्यादा बुलिश हैं, and we are playing the upcycle in gold through India's largest gold financer Muthoot Finance। again not a stock recommendation, ये हम अपने stellar level PMS clients के पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं। एंड ग्लोबली भी अगर आप देखिए बेसिकली ना सिल्वर में, बिकॉज सिल्वर सिल्वर टू गोल्ड एक पर्टिकुलर रेशियो चलता है अप साइकिल्स में, वो तो अभी उससे काफी नीचे है, तो सिल्वर में भी कैचअप करने के लिए काफी रूम है। प्लस सिल्वर इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो अगर दुनिया भर में हम जो बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और अगर अभी रशिया यूक्रेन वॉर अगर सीज फायर होगी, पीस डील हो गई, तो यूक्रेन को रिबिल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी कोई रिबिल्डिंग होगा तो अगेन इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो वहां पे भी सिल्वर का डिमांड बढ़ेगा। सिमिलरली कॉपर को देखिए, वो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आपको कॉपर की जरूरत है। बहुत सारे बड़े टेक कंपनीज जो है दुनिया में, वो अब न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं। इनको लॉन्ग टर्म शॉर्ट सप्लाई चाहिए न्यूक्लियर एनर्जी की, तो उसको खेलने के लिए स्पेसिफिक मटेरियल कॉल्ड यूरेनियम। यूरेनियम को भी देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी आ रही है दुनिया में। सो हार्ड एसेट जो आप बोल रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, यूरेनियम, इवन प्लैटिनम, पैलेडियम, बहुत सारे हार्ड एसेट्स हैं जिनमें अगले बहुत सालों के लिए फंडामेंटल्स लोग वेरी वेरी सॉलिड। बिकॉज इन सब कमोडिटीज में फंडामेंटल्स का मतलब क्या होता है? सप्लाई इज लेस देन डिमांड। वही सिचुएशन अभी आज के दिन है, सिंपल इकोनॉमिक्स 101। सप्लाई इज मच मोर लेस देन डिमांड। और जो कमोडिटी सेक्टर्स होते हैं या सिक्लिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, उसमें आपको बस एक ही चीज ट्रैक करनी है, सप्लाई। बेसिकली सप्लाई बहुत कम लोग ट्रैक करते हैं। अगर आप सप्लाई को ट्रैक करें, अगर आप देखें इन सब क्षेत्रों में जो सप्लाई आने भी वाली अगले 3-4 साल में, इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू मीट द अपकमिंग डिमांड। तो इसलिए इन सब क्षेत्रों में अगले कुछ सालों तक फंडामेंटल्स लुक वेरी वेरी सॉलिड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत सारे हम लोगों ने स्टॉक के नाम भी लिए हैं, सेक्टर समझे। तो अगेन कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल समझ के लिए आपको नाम लिए गए हैं। और एक ब्रॉडर पिक्चर हम लोगों ने सामने रखने की कोशिश की कि जीएसटी आईटी सेक्टर की वजह से कहां कहां दम रखे। लास्टली एक लाइन में ये कह सकते हैं कि आईटी में बी अ नेगेटिव साइड गेम चेंजर, गेम स्पॉइलर हो सकता है अगर गड़बड़ हुई तो। पॉसिबल, अगर वो ले ऑफ्स गेन स्पीड, तो उसका फॉलो ऑन इम्पैक्ट ऑन मेनी इंडस्ट्रीज नेगेटिव आ सकता है। बट होपफुली दिस कंपनीज विल यूज द लार्ज कैश फाइल्स, उनके जो लार्ज कैश फाइल्स हैं, होपफुली दे विल यूज देम टू इनोवेट एंड डू सम आर&डी एंड ट्राई टू। बट एक्चुअली क्या, जितनी बड़ी कंपनी होती है ना एनर्जी, उतनी उसकी एजिलिटी और अडेप्टिवनेस कम होती जाती है। बेसिकली साइज बिकम्स अ प्रॉब्लम, अ कंस्ट्रेंट। जैसे जो छोटी साइज कंपनीज होती हैं वो ज्यादा निम्बल होती हैं, ज्यादा फास्ट पिवट कर पाती हैं। लेकिन ये जो जितनी बड़ी विशाल कंपनीज होती हैं, वो बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है अपने डिसीजन मेकिंग में, और इसलिए उनका बाद में डिमाइस हो जाता है। आप देखिए ना, पास में नोकिया, ब्लैकबेरी, ये सब विशाल कंपनीज थी दुनिया की। अल्टीमेटली दे बिकेम अ स्मॉल शैडो ऑफ देयर प्रीवियस सेल्फ। तो इसलिए चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन फाइनेंशियल मार्केट्स। वेरी इंटरेस्टिंग सर, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। आपने बहुत पॉलिश लैंग्वेज में कहा ब्यूरोक्रेसी। मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत ही आलसी हो गई हैं, बहुत ही कंफर्ट जोन में चले गए हैं,
उनको कुछ नया करने का मन नहीं कर रहा, रूटीन धंधा चल रहा है तो चलने दो वाले मोड में भारत की बड़ी आईटी कंपनीज चल रही हैं। इसलिए अब उनके सामने एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है कि इनोवेट करो, अदरवाइज मुश्किल खड़ी है आपके सामने। तो गौतम सर बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा रही हम लोगों की, बहुत सारे डिस्कशन किए और हम लोगों ने एग्जैक्टली 30 मिनट्स में अपने शो को खत्म भी कर दिया है, क्योंकि आपको भी दूसरे काम पे जाना होगा। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, और हम लोग ऐसी चर्चा करते रहेंगे। जब भी कोई नया आइडिया आएगा तो आपसे जरूर डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू सो मच सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज जी।